हेलो वेलकम बैक टू कैपिट्यूड्स कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज हम लोग राजस्थान जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ काफ़ी सारा एडिशनल इंपॉर्टेंट डेटा भी डिस्कस करने वाला है जो कि आपकी होने वाली 2025 की आरएसएम एसएसबी जेई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज का सेशन आप सभी को स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इससे ये एनालाइज कर सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे गए एंड आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो हम लोग सारी चीजें देखने वाला है। सेशन को आपको कंप्लीट देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। एंड फॉर योर अपकमिंग सेशंस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप देख सके। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप सभी को ये पता होगा कि आरएसएम एसएसबी जेई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है इसमें आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल जो होता है वो आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 80 मार्क्स के लिए, एंड जो नॉन टेक्निकल होता है जिसमें राजस्थान जीके आता है वो आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के लिए। ऑल इन ऑल आपका जो क्वेश्चंस होते हैं वो 120 क्वेश्चंस कैरी 120 मार्क्स एंड इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टाइमिंग होता है 2 आवर्स का। ओके, सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑल अबाउट नॉन टेक्निकल राजस्थान जीके। एंड राजस्थान जीके में आपका कवर अप होता है राजस्थान का इतिहास, मतलब कि राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। सो इसी से रिलेटेड सेशन आपको अपकमिंग आने वाले सेशंस में मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दोज सेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो है मैंने ऑलरेडी राजस्थान के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको इसके फॉलो करना है एंड इसके सारे सेशंस जो प्रीवियसली हम लोगों ने प्रोवाइड किए वो सारे सेशंस देखना है। एंड अपकमिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, इसी के साथ साथ हम लोगों ने 2 ई बुक लॉन्च कर रखी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान का। ये 2 ई बुक्स ऐसा है जिसमें आप लोग अच्छी तरीके से पूरी ज्योग्राफी एंड पूरा आर्ट एंड कल्चर जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप इस ई बुक को गो थ्रू करना चाहते हो तो आपको कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करके आप ई बुक के सेक्शन से आप इन दोनों ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आज जो सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन का ई बुक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्योंकि आज का जो सेशन है इसमें हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल डेटा है वो भी मैं काफ़ी सारा आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आप वो ई बुक के फॉर्म में अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो एंड उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ई बुक के लिए आपको कैपिट्यूड्स को अगेन मैं एक बार कहना चाहूंगी डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ, अदरवाइज प्ले स्टोर से आप कैपिट्यूड्स को सर्च कीजिए एंड उसे डाउनलोड करने के बाद आप जो भी ई बुक्स है वो सारी एक्सेस कर सकते हो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मेंशन ऑफ द मत्स्य जनपद इज फाउंड फर्स्टली इन द। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो सबसे पहले कहाँ पे पाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो है मत्स्य जनपद जो है वो मेंशन किया गया है। द मीना किंगडम फिश किंगडम वॉज कॉल्ड द मत्स्य किंगडम इन संस्कृत वॉज मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो है मत्स्य किंगडम को मेंशन किया गया है। मत्स्य किंगडम जो है ये संस्कृत नेम है, इसे मीना किंगडम फिश किंगडम भी कहा जाता है। ओके, मत्स्य जनपद was one of the 16 महाजनपदास। The capital of Matsya was at Viratnagar, which is said to have been named after its founder King Virata। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किंग विराट जो है उनके द्वारा इसे जो है फाउंड किया गया था एंड मत्स्य जनपद का जो कैपिटल है वो विराटनगर है। ओके, सो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ द राजस्थान डाइड वाइल इन दी ऑफिस। यहाँ पे बोला गया है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से राज्यपालों में से किन की मृत्यु उनके पद रहते हुए हुई है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। देखिए मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन एंड श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जो है इन तीनों की मृत्यु जो है जब वो गवर्नर थे उस कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं डिटेल इन गवर्नर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दरबारा सिंह की। तो दरबारा सिंह जो थे वो इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं पंजाब असेंबली के 1927 से 1998 के दौरान। जब वो 1998 में राजस्थान के गवर्नर थे उसी दौरान जब वो अपॉइंट हुए थे 1998 में, उसके कुछ दिनों बाद उनका
गवर्नर का कार्यकाल संभालते हुए उसी दौरान उनका मृत्यु हुआ। ओके, सो ये था अबाउट दरबारा सिंह। नेक्स्ट इज निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन 24 सितंबर 1924 टू 22 सितंबर 2003 ये एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड सीनियर एडवोकेट थे। ये अपॉइंट हुए 2003 में राजस्थान के गवर्नर एंड आफ्टर दैट उनका जो है उसी दौरान जो है वो मृत्यु हुआ। नेक्स्ट है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह जो थे वो 24 जनवरी 1932 से लेकर 1 दिसंबर 2009 के दौरान वो एक इंडियन डिप्लोमेट थे एंड वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे दिसंबर 2004 से लेकर सितंबर 2007 के बीच में एंड आफ्टर दैट वो गवर्नर बने राजस्थान के सितंबर 2007 में एंड जब वो कार्यकाल संभाल रहे थे तो दिसंबर 2009 में उनका जो है वो डेथ हुआ। ओके, एंड लास्ट वन इज कैलाशपति मिश्रा। सो ऊपर जो तीन थे ये तीनों का डेथ जब वो गवर्नर थे उसी दौरान हुआ। लास्ट ऑप्शन में था कैलाशपति मिश्रा। सो कैलाशपति मिश्रा जो थे वो 5 अक्टूबर 1923 से लेकर 3 नवंबर 2012 तक इंडियन पॉलिटिशियन थे। ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के 1977 टू 1979। ये गुजरात के गवर्नर भी रह चुके 2003 से 2004 के दौरान। फिर उसके बाद ये 2004 में जो है राजस्थान के गवर्नर बने। ओके, एंड फॉलोइंग द डेथ ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नर निर्मल चंद्र जैन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2003 में निर्मल चंद्र जैन, सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो, वो थे गवर्नर, बट उनका डेथ होने के बाद उनका जो कार्यकाल आगे का निभाया गया वो कैलाशपति मिश्रा द्वारा निभाया गया। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाउडी इज करेक्टली मैच। यहाँ पे बताना है कौन सी बाउडी जो है वो कहाँ पे स्थित है, उनका आपको लोकेशन दिया गया है एंड अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट पेयर है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके सामने 4 पेयर मेंशन है। चांद बाउडी जो है वो आभानेरी बताया गया है, त्रिमुखी बाउडी जो है वो चूरू में बताया गया है, नौलखा बाउडी जो है वो जयपुर में बताया गया है एंड झालीबाग बाउडी जो है वो सीकर में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांद बाउडी जो कि आभानेरी में स्थित है। ये एग्जैक्टली ट्रू रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रिमेनिंग ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो त्रिमुखी बाउडी जो है वो उदयपुर में स्थित है, ना कि चूरू में। नौलखा बाउडी की अगर मैं बात करूँ तो वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिचुएटेड है एंड लास्ट वन इज झालीबाग बाउडी जो कि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर स्थित है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, आप वो इन्फॉर्मेशन जो है एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट वन था विच इज़ फर्स्ट पेयर ऑप्शन ए, चांद बाउडी आभानेरी, तो वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चांद बाउडी, ये एक स्टेपवेल है जो कि सिचुएटेड है आभानेरी विलेज में राजस्थान के, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई गई है, वो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। इट हैज़ 3500 स्टेप्स कैस्केडिंग 13 stories डिप इनटू अ मैसिव टैंक एट द बॉटम, 4-sided well, red sandstone construction, galleries on 2 floors, idol of Lord Ganesh and Mahishasur Mardini carved jharokas and has been constructed in an upside down pyramid style. It extends approximately 30 meter, 100 feet into the ground, making it one of the deepest and largest stepwells in India, built in 8th and 9th centuries by King Chanda of the Nikumb dynasty. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकुंभ डायनास्टी के जो राजा थे चंदा, उनके द्वारा इसे 8th-9th सेंचुरी में बिल्डअप किया गया था। ये डिपेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेप वॉल है इंडिया का, जो कि 30 मीटर है, 100 फीट इनटू द ग्राउंड है। ओके, सो आपको इसका जो एक्सटेंशन है वो भी ध्यान में रखना रहेगा। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वहाँ पे 3500 जो है वो गहरी सीढ़ियाँ बनाई गई है। ओके, 3500 जो है वो गहरी सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है। 13 स्टोरीज तक वो एलिवेटेड है। ओके, 4-sided वेल बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन से इसे बनाया गया है। ओके, लाल जो पत्थर होता है उससे उसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। जो लॉर्ड गणेशा, महिषासुर मर्दिनी जो है, इनके आइडल जो है वो भी वहाँ पे बनाए गए हैं। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई है चांद बाउडी के बारे में, जो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, कि 3500 स्टेप्स है, 13 स्टोरीज में से बिल्डअप किया गया है। देन उसका जो
30 मीटर उसे डीप बनाया गया है एंड ये डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट वेल है इंडिया का। ओके, एंड किंग चंदा द्वारा इसे निकुंभ वंश के जो राजा थे किंग चंदा, उनके द्वारा इसे बिल्डअप किया गया है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट चांद बावड़ी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें त्रिमुखी बावड़ी की, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये उदयपुर में स्थित है। दिस बावड़ी वॉज बिल्ड बाय द महाराणा राज सिंह क्वीन रामरास दे नेम्ड जया। दिस स्टेपवेल इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ उदयपुर। से 9 किलोमीटर की दूरी पर इसे बनाया गया है। नौलखा बावड़ी इज सिचुएटेड इन द डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज बिल्ट इन 1586 AD बाय द क्वीन प्रिमल देवी द्वारा इसे बनाया गया है। एंड झालीबाग बावड़ी की अगर बात करें, झालीबाग बावड़ी एंड मामादेव का कुंड इज लोकेटेड एट द कुंभालगढ़ फोर्ट इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट नियर उदयपुर ऑफ द राजस्थान स्टेट एंड इट वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ राणा कुंभा। सो यहाँ पे जो ये 3 बावड़ीज है किसके द्वारा बिल्डअप की गई है और कहाँ पे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल माइन इज लोकेटेड करेक्टली मैच। अब यहाँ पे अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया था ये फिर से आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी करेक्टली मैच्ड पेयर है। सो यहाँ पे आपको मिनरल्स दिया गया है और माइंस दी गई है, तो आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी मैच्ड नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे 3 जो है वो करेक्टली मैच रहेगी और 1 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं रहेगी, तो कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ओके, सो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हो सही तरीके से पढ़िए। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करेक्टली मैच पेयर बताना था, इन दिस क्वेश्चन आपको करेक्टली मैच पेयर नहीं है वो बताना है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लीड एंड जिंक, ये एक मिनरल है जो कि राजपुरा दरीबा इसका माइन बताया गया, तो इट इज़ करेक्ट। देन मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ तो काला खुंटा, अगेन इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आयरन ओर का डाबला बताया गया, अगेन ये भी करेक्ट है। एंड कॉपर का जो लिलवानी बताया गया ये रॉन्ग है। लिलवानी इज़ फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ मैंगनीज, कॉपर नहीं है वो मैंगनीज के लिए फेमस है लिलवानी, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो मैंगनीज जो है, आप सभी को पता होगा राजस्थान ये ऐसा स्टेट है जो कि मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है। सो यहाँ पे मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको कॉपर का लिलवानी के साथ कंपेयर कर दिया गया था, विच इज़ रॉन्ग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, बल्कि लिलवानी में जो है वो मैंगनीज पाया जाता है जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो बांसवाड़ा एरिया में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एरिया मेंशन है जहाँ पे मैंगनीज जो है वो पाया जाता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप सभी के लिए जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लीड एंड जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, ये सारे जो भी मिनरल्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं उनका टेबल जो है मैंने मेंशन किया है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर की बात की जा रही है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और उसका कौन सा एरिया है, कौन सी माइन है, वो भी यहाँ पे है। सो आप ये ध्यान में रख सकते हो। देखिए गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस है वो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिनरल एंड माइन से पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान जो है वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लीडिंग प्रोड्यूसर है मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो, इसीलिए आपको ये जो भी टेबल्स मैंने मेंशन किए ये आपको अच्छी तरीके से जो है एक बार रिवाइज कर लेना है। सो ये जो सेशन है इसका आपको ई बुक जो है वो कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है एंड वहाँ से आप ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। ये जो सेशन है आप आगे जैसे जैसे जाएगा आपको ये बात पता चलेगी, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा भी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप सभी को एक बार रिवाइज करना है। जिसकी अभी अब लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, लेकिन अजमेर में भी कौन सा एरिया कहाँ पे उसकी माइंस है ये बताई जा रही है। ओके, सो यहाँ पे अजमेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, देन झुंझुनू, पाली, सीकर, सिरोही, उदयपुर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में कॉपर और कॉपर की माइंस जो है वो है। ओके, सो ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो। काफ़ी बार कैसा होता है कि आपको पर्टिकुलरली सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट भी आपको ध्यान में रखना है एंड पर्टिकुलर जो एरिया है वो कहाँ पे माइंस है वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। अगर हम लोग बात करें लीड, जिंक एंड सिल्वर की, तो अजमेर, भिलवाड़ा, राजसमंद, पाली एंड उदयपुर यहाँ पे पाया जाता है एंड उनका पर्टिकुलर जो माइंस है आप ये ध्यान में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आयरन ओर। सो आयरन ओर जो है वो भिलवाड़ा, दौसा, जयपुर, उदयपुर एंड करौली में पाया जाता है एंड इसकी माइंस जो है अगेन आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, जैसे कि हम लोगों ने आयरन ओर पढ़ा था एंड आयरन ओर के लिए आपको क्वेश्चन में डाबला दिया गया था, आप देख सकते हो। ओके, सो उस मिनरल और उसकी माइन जो है वो आपको मेंशन थी आयरन ओर की डाबला। उसी तरीके से
इस क्वेश्चन में आपको आयरन ओर का ये डाबला लिया था, नॉट नेसेसरी आपको वो लिया जाए, कोई कुछ और भी लिया जा सकता है, खोरा भी लिया जा सकता है, इसलिए आपको उसकी माइंस पता होनी इंपॉर्टेंट है। सो जो क्वेश्चन के ऑप्शंस थे मैंने यहाँ पे 3 ही मिनरल्स को कवर अप किया है, लीड एंड जिंक, मतलब जो ऑप्शंस थे वो सारे लीड एंड जिंक, मैग्नीज, आयरन ओर एंड कॉपर। तो आपको ये सारे मिनरल्स एंड इसकी माइंस जो है वो अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज वाकल, मेशवा एंड हतमती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको, ये जो 3 ट्रिब्यूटरीज आपको मेंशन की गई है, सो ये कौन सी नदी है जिसकी ये ट्रिब्यूटरी है, आपको पूछा जा रहा है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती। सो साबरमती जो रिवर है उसकी वाकल, मेशवा एंड हतमती जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो माही रिवर, बानस रिवर, साबरमती रिवर एंड चंबाल रिवर, ये चारों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो है मैंने मेंशन की है। अगर बानस रिवर की बात करी जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। ओके, सो बानस रिवर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है बेराज एंड मनाली। ओके, एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है कथरी, खारी, दाई, ढील, सोहदरा, मोरेल एंड काली सिल। ओके, सो ये हुई उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसी तरह साबरमती रिवर की जो राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मेंशन है, चंबाल रिवर की एंड माही रिवर की। सो ये क्या है, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। सो यहाँ पे वाकल, मेशवा एंड हतमती की बात की जा रही थी जो कि साबरमती की है। उसी तरह रिमेनिंग ऑप्शन की मैंने मेंशन की है, आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ सकते हो और इसे भी ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आप सभी को एक बात नजर आ रही होंगी कि जो मैच द पेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है ना उसके फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, करेक्टली मैच पेयर हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें जो रिमेनिंग पेयर्स है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कंजर्वेशन रिजर्व वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। ओके, सो आप ऑप्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो फुलवाड़ी की जो नाल है वो बताया जा रहा है कि राजसामंद में सिचुएटेड है। ओके, अगेन ये जो है ये गलत हो जाएगा, फुलवाड़ी की नाल जो है वो राजसामंद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड है। ओके, इसलिए यही आपका रॉन्ग मैच पेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको जो करेक्टली मैच पेयर नहीं है वही फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज केसरबाग धौलपुर में है, यस करेक्ट। एंड देन बस्सी जो है वो चित्तौड़गढ़ में, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड शेरगढ़ जो है वो बारा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर मिली है विच इज फुलवाड़ी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सिचुएटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन द सदर्न अरावली हिल्स बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ गुजरात, इंडिया। एंड इट वॉज डिक्लेयर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन 6th of October 1983 by the government of Rajasthan. 3 new wildlife conservation reserve in Rajasthan, सोरसान इन बारा, खींचान इन जोधपुर एंड हमीरगढ़ इन भिलवाड़ा, ये रिसेंटली अनाउंस किया गया है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। ये रिसेंट का न्यूज़ है जहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कॉन्जर्वेशन रिजर्व जो है वो अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ कॉन्जर्वेशन रिजर्व राजस्थान के मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले बात की जाए टाइगर रिजर्व की, सो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सारिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व एंड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये भी मेंशन्ड है। ये क्या है, सारे कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, देन रणथंबोर ये एक नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो भरतपुर में सिचुएटेड है एंड रणथंबोर जो है वो सवाई माधोपुर में है। ओके, देन सेंचुरीज की अगर हम लोग बात करें तो सारिस्का, दारा, वन विहार, जैसामंद, माउंट आबू, कुंभालगढ़ एंड तालछापर, ये सेंचुरीज है जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट मेंशन है कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अगेन मैं कहूँगी ये राजस्थान के कॉन्जर्वेशन रिजर्व है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अगेन सीता माता सेंचुरी, इससे आपका क्या होगा, स्टैटिक जीके भी प्रिपेयर होगा एंड एट दी सेम टाइम ये कॉन्जर्वेशन रिजर्व जो राजस्थान में अनाउंस किए गए हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये सारा प्रोटेक्टेड एरिया एंड वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ये ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो सीता माता सेंचुरी जो प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है एंड ये एक कॉन्जर्वेशन रिजर्व अनाउंस किया गया है। देन नेशनल घेरियल सेंचुरी, नाहरगढ़ सेंचुरी एंड सो ऑन, सो ये एक लिस्ट है। एंड
नेक्स्ट 2 स्लाइड जो है वहाँ पे भी राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो मेंशन्ड है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा आपके पास ई बुक रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इसे अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर सकते हो। ओके, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंजर्वेशन रिजर्व और उसका डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे फुलवाड़ी की नाल जो राजस्थान बताया गया था, ये क्या हुआ है, रॉन्ग हुआ है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे कंजर्वेशन रिजर्व मैंने टेबल के फॉर्म में आपके सामने मेंशन किए हुए, आप रिवाइज कर लीजिएगा एंड इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, बढ़ते अभी हम लोग आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट पेयर ऑफ इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति एंड देयर ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे अगेन जो पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट पेयर है इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड देयर ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब कि वो इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से साल में उसका कार्विंग हुआ था, ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, सो फर्स्ट वन इज अचलेश्वर इंस्क्रिप्शन, इसका दिया गया है 1285 AD, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170 AD, चिरवा इंस्क्रिप्शन 987 AD एंड कुंभालगढ़ प्रशस्ति, जिसे इंस्क्रिप्शन या फिर प्रशस्ति कहा जाता है, जिसका दिया गया 1460 AD। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। चिरवा इंस्क्रिप्शन 987 AD जो दिया है विच इज रॉन्ग। चिरवा इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड इन 1273 AD एंड इट इज लोकेटेड इन द समाधीश्वरा टेम्पल इन चित्तौड़गढ़। ओके, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 987 AD जो चिरवा इंस्क्रिप्शन का दिया गया है ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो भी है अचलेश्वर, बिजोलिया, कुंभालगढ़ ये सारे करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज When was the राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अप्रैल 18, 2006। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था वो अप्रैल 18, 2006 में हुआ था, इसलिए ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। RIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज क्रिएटेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2006 एंड एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है इसे क्रिएट किया गया था एंड ये इस्टेब्लिश हुआ अप्रैल 18, 2006 में। ओके, RIC का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, एंड इसके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है दैट इज देवेंद्र भूषण गुप्ता। करंट जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता एंड स्टेट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है MD कौरानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंध्यन एस्कार्पमेंट आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विंध्यन एस्कार्पमेंट जो है वो किन चट्टानों से निर्मित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंडस्टोन। सो विंध्यन एस्कार्पमेंट जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विंध्यन हाईलैंड इन सेंट्रल इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक सच एज सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन। ओके, सो ये जो ग्रेट विंध्यन हाईलैंड है ये सेंट्रल इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक से जो है बनाया हुआ है, जिसमें सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है वो सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन इनसे मिलकर उसे बनाया जाता है एंड विंध्यन एस्कार्पमेंट को भी उसी से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज द विंध्यन रेंज इज अ ब्लॉक माउंटेन रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द नर्मदा सन वैली। जो विंध्यन रेंज है ये एक ब्लॉक माउंटेन रेंज है जो कि नर्मदा सन वैली से पैरेलली रन करता है। विंध्यन एस्कार्पमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीफ क्लिफ एंड रिज व्हिच आर रिजल्ट ऑफ द इरोजन ऑफ सैंडस्टोन। सो यहाँ पे बोला गया है कि विंध्यन एस्कार्पमेंट जो है इसकी विशेषता खड़ी चट्टाने एंड जो लकीरें होती है वही है, जो सैंडस्टोन होता है उसका इरोजन होता है उसी से ये फॉर्म्ड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the saint who narrated the teaching of दादू while disguised as a bridegroom for the rest of his life। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले कौन से संत थे। ओके, दैट इज रजब जी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजब जी एक ऐसे संत थे
जिन्होंने अपने जीवन भर दूल्हे के वेश में जो दादू थे उनकी शिक्षाओं का उन्होंने वर्णन किया है, मतलब वो हमेशा वो जो थे वो एक दूल्हे के वेश में ही थे। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी रजब जी वॉज द सन ऑफ द मिलिट्री चीफ ऑफ द आमिर आर्मी। ही वॉज गोइंग टू मैरी अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस फॉर विच ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम सांगानेर टू आमिर इन राजस्थान। ही मेट विद दादू जी एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग, सो ही डिसाइडेड टू लिव एवरीथिंग एंड डिस्गाइज एज अ ब्राइडग्रूम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रजब जी जो थे वो आमिर सेना के एक सेनापति थे, मतलब कि जो सेनापति थे उनके वो पुत्र थे, मिलिट्री चीफ ऑफ दी आमिर की जो आर्मी थी उनके वो सन थे। ओके, सो वो अपनी पसंदीदा जो लड़की थी उससे शादी करने वो जा रहे थे। उस दौरान वो सांगानेर से आमिर में ट्रैवल कर रहे थे, उसी दौरान वो मिले दादू जी से एंड उनकी टीचिंग से वो इन्फ्लुएंस हुए एंड आफ्टर दैट उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़ देंगे एंड सब कुछ छोड़कर उन्होंने उसी भेष में जो है पूरा जीवन जो है उन्होंने अपना व्यतीत किया। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजब जी जो थे वो दादू जी की टीचिंग से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपने लाइफ में रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एज अ ब्राइडग्रूम जो है वो रहे। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, पर्युषण पर्व इज रिलेटेड टू विच कम्युनिटी? आंसर इज जैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो वो जैन समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्युषण पर्व इज द किंग ऑफ ऑल द फेस्टिवल फॉर द होल जैन कम्युनिटी लिविंग अक्रॉस द ग्लोब। दिस इट ऑल्सो नोन एज पर्व धीरज। पर्युषण इज अ एनुअल होली event for Jains and is usually celebrated in August, September और October in the हिंदी कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर भाद्रपद मंथ शुक्ल पक्ष। देखिए बहुत बार आप सभी को जो कुछ फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं उसका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है आपको उसका पीरियड भी पूछा जाता है कि उसे कब मनाया जाता है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वो पता होना इंपॉर्टेंट है। सो इसी से रिलेटेड टेबल आपको आने वाले स्लाइड में मिलेगा, सो वो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पर्युषण पर्व किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है? तो ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये यूजुअली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है भाद्रपद मंथ शुक्ल पक्ष के दौरान। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूलर ऑफ जोधपुर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। सो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह होता उस समय में जोधपुर के शासक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महाराजा तख्त सिंह वाज द रूलर ऑफ जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. ही वाज सक्सीडेड बाय द एल्डेस्ट सन जसवंत सिंह II एंड ही ऑल्सो द फाइनल महाराजा ऑफ अहमदनगर फ्रॉम 1841 to 1843. ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में उस दौरान जोधपुर के जो रूलर थे वो कौन थे? वो थे महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने सक्सीड किया था जसवंत सिंह II को एंड देन फिर ये फाइनल महाराजा बने थे अहमदनगर के 1841 to 1843। सो ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में हुआ था। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगी जिसमें कहाँ पे ये हुआ था एंड उस दौरान कौन सा उसका रूलर था, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो यहाँ पे जोधपुर का पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना रहेगा विच इज़ महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द फेमस थिएटर डायरेक्टर शांता गांधी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा स्टाइल? आंसर हो जाएगा भवई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो फेमस थिएटर डायरेक्टर है शांता गांधी ये एक भवई ड्रामा स्टाइल से एसोसिएटेड है। इन्होंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट अवार्ड भी जीते जिसमें इन्होंने पद्मश्री जीता है 1984 में एंड इनका जो फेमस प्ले इन्होंने लिखा है भवई स्टाइल में जो कि है जसमा ओडेन। ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए कि वो कहाँ की फाउंडर रह चुकी है, सो वो आप भी पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट द अचीवमेंट ऑफ द रूलर्स ऑफ विच डायनास्टी आर मेंशन इन द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपको कि जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया जो इंस्क्रिप्शन है इसमें किस डायनास्टी को जो है मेंशन किया गया है? दैट इज चौहान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द चौहान इंस्क्रिप्शन फ्रॉम बिजोलिया इज ऑल्सो नोन एज बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170 AD. Bijolia inscription is engraved on the large rock to the north of the water reservoir attached to the Parshvanath temple at the Bijolia temple complex and the text of this inscription is in Sanskrit language. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस डायनास्टी को बिजोलिया इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है? विच इज चौहान डायनास्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा एंड बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 1170
AD में एनग्रेव किया गया था एंड इट इज एनग्रेव इन संस्कृत लैंग्वेज, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट रोपवे इन राजस्थान वाज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पहला रोपवे राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्टार्ट हुआ, ये आपको पूछा गया था, विच इज इन जालोर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द फर्स्ट रोपवे ऑफ राजस्थान was built in Sunda Hills, Jalore district. The temple was constructed by the Deval Pratiharas with the help of the Chauhan of the Jalore, and the hill are famous for Sudha Mata टेम्पल। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो हिल्स है ना जहाँ पे इस रोपवे को बिल्डअप किया गया था, ये सुंदा हिल्स में किया गया था। ओके, सो ये जो सुंदा हिल्स है यहाँ पे फेमस सुधा माता टेम्पल है, सुंदा माता टेम्पल, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है प्रतिहारास विद द हेल्प ऑफ द चौहान्स ऑफ द जालोर्स। ओके, सो पहला रोपवे जालोर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज द उपरामल पंच बोर्ड वॉज फॉर्म्ड बाय। जो उपरामल पंच बोर्ड जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विजय सिंह पाठक जो है इनके द्वारा इसे इस बोर्ड को जो है गठन किया गया है। इन 1917 द उपरामल पंच बोर्ड 13 मेंबर वॉज फॉर्म बाय द विजय सिंह पाठक। इन द ईयर 1916 एट द रिक्वेस्ट ऑफ साधु सीताराम दास, विजय सिंह पाठक joined the Bijolia peasant movement and took over the leadership of this movement. In 1918 the Vijay Singh met Gandhiji in Bombay and made him aware of the movement. Gandhiji was very impressed by them and gave him the title of national traveller. His original name was Bhup Singh and he was the resident of Bulandshahr, Uttar Pradesh. The Bijolia peasant movement was an organized peasant movement that started in Rajasthan and spread throughout the country. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उपरामल पंच बोर्ड जो है वो विजय सिंह पाठक द्वारा जो है इसे बनाया गया था। ओके, एंड इस बोर्ड में जो है टोटल कुल 13 मेंबर्स थे एंड जो साधु सीताराम दास जो है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर विजय सिंह पाठक ने जब बिजोलिया पेसेंट मूवमेंट को ज्वाइन किया था उस दौरान जो है उन्हें रिक्वेस्ट किया गया था कि इस बोर्ड को जो है आपके द्वारा फॉर्म किया जाए, तब उन्होंने इसे जो है इसका गठन किया था। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये 1917 में इसका गठन हुआ था, ये भी आपको ईयर ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि जो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी पचपदरा में जो है इंडियन रेलवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो सिचुएटेड है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज रामझोल इज विच टाइप ऑफ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो रामझोल जो है एक ऑटोफोनिक इंस्ट्रूमेंट है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रामझोल इज अ ऑटोफोनिक type of folk musical instrument. The popas of Berunji wear a large ghungru around their waist and sway their bodies to provide a rhythm. And war dance of the Godward area, the Ramjhol is performed to the rhythm of the large ankle bells. Okay, so ये रामझोल जो एक ऑटोफोनिक इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वॉर डांस के दौरान जो गोडवर्ड एरिया है वहाँ पर रामझोल जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो लार्ज एंकल बेल्स होती है, मतलब कि जो एंकलेट पहना जाता है उसमें जो घुंघरू होता है उसकी रिदम के साथ इसे परफॉर्म किया जाता है। एंड यहाँ पे जो भोपाज ऑफ बेरूंजी है वो लार्ज घुंघरूज को वेस्ट के ऊपर पहनते हैं, अपनी बॉडी को स्वे करते हैं, तो एक रिदम जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो इसी से आपको ध्यान में रखना है कि रामझोल जो है ये एक ऑटोफोनिक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज The commission which recommended for fixed 5-year term for the governors. So यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कमीशन है जो कि रिकमेंड किया गया है गवर्नर्स के लिए कि गवर्नर्स जो है वो 5 सालों के लिए अपना कार्यकाल जो है उन्होंने निभाना चाहिए। दैट इज पुंछी कमीशन। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द पुंछी कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 27 April 2007 as the commission on the center-state relation. It was chaired by the Justice Madan Mohan Punchi, who was formerly the Chief Justice of India from 18th of January 1998 until his retirement on 9th of October 1998. So यहाँ पे पूछा गया आपको कि कौन सा कमीशन है जो कि रिकमेंड किया गया था गवर्नर का फिक्स 5 ईयर्स के कार्यकाल के लिए। दैट इज पुंछी कमीशन। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है राजस्थान का, उसका डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है। ओके, सो इसका डिफरेंस हो जाएगा 43 किलोमीटर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सो जो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है वो 826 किलोमीटर है एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन इज 869 किलोमीटर्स। इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 43 किलोमीटर्स। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते अभी हम लोग आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान इज, हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है राजस्थान का, ये पूछा जा रहा है, विच इज उड़िया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज जो है राजस्थान के मेंशन है, आप देख सकते हो। उड़िया प्लेट्यू, ठीक है, जो कि हाईएस्ट प्लेट्यू है 1360 मीटर्स, 1360 मीटर्स जो है ये हाईएस्ट है और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। देन अबू प्लेट्यू जो है इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन राजस्थान विच इज़ 1295 मीटर हाइट जिसका बताया गया है। ओके, देन है भोरात प्लेट्यू, ये थर्ड हाईएस्ट प्लेट्यू है राजस्थान का जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द उदयपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड इसका जो हाइट है विच इज़ 1225 मीटर हाई। ओके, एंड सो ऑन। सो आप ये जो रिमेनिंग प्लेट्यू है आप देख सकते हो कहाँ पे लोकेटेड है, ये ध्यान में रख सकते हो। तो आपको सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू पूछा गया था विच इज़ उड़िया प्लेट्यू। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिफ्ट कैनल प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी एरिया इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे जो लिफ्ट कैनल प्रोजेक्ट है इसका ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी एरिया भी दिया गया है उसी के साथ उसका, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं ये आपको बताना है। सो फर्स्ट वन इज कन्वर सेन जो कि बीकानेर गंगानगर में बताया गया है। देन गांधेली सहवा जो है वो चूरू में बताया गया है। गजनेर पन्नानाल बारूपाल जो है वो बीकानेर नागौर में बताया गया है एंड राजीव गांधी जो है वो जैसलमेर में बताया गया है। सो यहाँ पे कन्वर सेन क्या है, ये एक लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट है एंड उसका ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अवेलेबल होता है वो आपको दिया गया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो करेक्टली मैच नहीं है दैट इज राजीव गांधी जैसलमेर, ये गलत हो जाएगा। जो राजीव गांधी लिफ्ट कैनल प्रोजेक्ट है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल करवा के दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग पेयर है, बाकी सारी करेक्ट है। कन्वर सेन का जाता है बीकानेर और गंगानगर में, गांधेली सहवा का जाता है चूरू में, गजनेर पन्नालाल बारूपाल का जाता है बीकानेर एंड नागौर में, लेकिन राजीव गांधी लिफ्ट कैनल प्रोजेक्ट का जाता है जोधपुर में ना कि जैसलमेर में। तो यही एक रॉन्ग पेयर है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नेशनल हाईवे 44 पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे बोला गया कि जो नेशनल हाईवे 44 है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलपुर। ओके, सो NH44 is India's longest north-south national highway. It originates in Dholpur, Rajasthan and runs through many other states and UTs including Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. So ये राजस्थान से पास होते हुए भी जाता है, यही आपको पूछा जा रहा है। सो राजस्थान के धौलपुर से डिस्ट्रिक्ट से ये पास होते हुए जाता है। ओके, सो NH44 वॉज फॉर्म बाय मर्जिंग द 7 नेशनल हाईवेज। 7 नेशनल हाईवे को मर्ज करके NH44 को बनाया गया है। NH1, NH1A, NH2, NH3, NH7, NH26 एंड NH75 इन सबको मर्ज किया और NH44 को डेवलप किया गया। ओके, The Central Public Work Department is responsible for the construction of NH44. The Chennai Neshri Tunnel is also constructed on his highway. इसका लेंथ बताया गया NH44 का which is 4112 किलोमीटर। नॉर्थ एंड इसका है श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड साउथ एंड है कन्याकुमारी तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंस्ट्रक्टेड 84 खंभों की छतरी इन बूंदी। यहाँ पे पूछा गया कि 84 खंभों की छतरी को बूंदी में किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसके द्वारा उसका निर्माण किया गया है, तो वो है राव अनिरुद्ध। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो 84 खंभों की छतरी जिसे 84 पिलर्स एंड टॉप भी कहा जाता है, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जो है लोकेटेड है एंड ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। महाराजा जो बूंदी के महाराजा थे राजा अनिरुद्ध, इन्होंने 1683 में इसे कंस्ट्रक्ट करवाया। ओके, It is also called Music Maharani Chhetri. Jaswant Thada Jodhpur built in 1899 by Maharaja Sardar Singh of Jodhpur state to honor his father Maharaja Jaswant Singh II. तो जसवंत थाड़ा जो है वो
1899 में, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। सो जसवंतठाड़ा जो है वो जोधपुर में इसे बिल्ड किया गया था 1899 में महाराजा सरदार सिंह द्वारा। ओके, सो ये एक एडिशनल पॉइंट था, दैट्स इट। सो यहाँ पे पूछा गया था आपको 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है, तो राव अनिरुद्ध द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज इज द घोसुंडी इंस्क्रिप्शन रिटन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि घोसुंडी इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, दैट इज इन ऑप्शन डी संस्कृत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द हाथीपाड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन समटाइम्स रेफर्ड सिंपली एज अ घोसुंडी इंस्क्रिप्शन आर अमंग द ओल्डेस्ट नोन संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, सो ये जो घोसुंडी इंस्क्रिप्शन है इसे हाथीपाड़ा घोसुंडी इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है घोसुंडी चित्तौड़गढ़ में जो है फाउंड किया गया है, एंड इस इंस्क्रिप्शन को पहली बार रीड किया गया है डॉक्टर देवदत्त रामाकृष्ण भंडारकर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ओलियू इज एसोसिएटेड विद विच ओकेजन ऑफ राजस्थानी फोक लाइफ। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। सो ओलियू जो है ये एक प्रकार का सॉन्ग है जो डॉटर्स होती है उनके वेडिंग फेयरवेल के दौरान इसे गाया जाता है, मतलब कि उनका विदाई गीत होता है ये। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, डॉटर्स वेडिंग फेयरवेल सॉन्ग। ओके, इसी के साथ साथ सम फोक सॉन्ग राजस्थान के मेंशन्ड है, आप एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुडा कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड इन द ईयर। सो हुडा कॉन्फ्रेंस कौन से वर्ष में आयोजित किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 1734 AD में इसे आयोजित किया गया था। ओके, तो हुडा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 17th जुलाई 1734 AD। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर असेंबलिंग अगेंस्ट मराठा। संग्राम सिंह टू वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ हुडा कॉन्फ्रेंस एंड ड्यू टू संग्राम सिंह डेथ जगत सिंह टू प्रेसिडेंट ओवर द हुडा कॉन्फ्रेंस। सो 17 जुलाई 1774 AD के दौरान इस कॉन्फ्रेंस को जो है आयोजित किया गया, एंड संग्राम सिंह टू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के, एंड आफ्टर दैट जगत सिंह टू जो है वो बने हुडा कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड ऑफ सीताराम लालास वाज। यहाँ पे पूछा जा रहा है सीताराम लालास जो है वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, राजस्थानी लैंग्वेज एंड लेक्सिकोग्राफी। सो सीताराम लालास जो थे इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो है स्टडी किया, एंड लेक्सिकोग्राफी मतलब कि जो राजस्थानी भाषा में उन्होंने जो है डिक्शनरी भी बनाई है। लेक्सिकोग्राफर उसे कहलाता है जो डिक्शनरी की स्टडी करता है, उसे बनाता है, उसे एडिट करता है, वो होता है लेक्सिकोग्राफर। ओके, सो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीताराम लालास जो है उन्होंने एक अपना पहला डिक्शनरी भी प्रोड्यूस किया राजस्थानी लैंग्वेज में, जिसका टाइटल था राजस्थानी शब्दकोश एंड राजस्थानी हिंदी बृहदकोश। ओके, ये ध्यान में रखना। एंड इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारा आउटस्टैंडिंग वर्क किया, इसी के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया 1977 में। ओके, बढ़ते आगे और देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट इज शिव टेम्पल ऑफ चारचोमा लोकेटेड। सो यहाँ पे बोला गया है चारचौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कुछ फेमस टेम्पल्स जो है राजस्थान के मेंशन है उनके प्लेस के साथ, तो आप ये सारे टेम्पल्स को रिवाइज कर सकते हो और वो कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी आप एक बार देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ब्रीड ऑफ शिप इन राजस्थान इज नोन एज अ इंडियन मरीनो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें से कौन सी शिप की ब्रीड है राजस्थान की जिसे इंडियन मरीनो जो है वो कहा जाता है, दैट इज चोकला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चोकला ब्रीड ऑफ राजस्थान इज नोन एज इंडियन मरीनो और मरीनो ऑफ द इंडिया। चोकला शिप आर ऑल्सो कॉल्ड छापर शिप और शेखावती शिप। मतलब कि ये जो चोकला शिप होती है इसे छापर शिप भी कहा जाता है, शेखावती शिप भी कहा जाता है, इंडियन मेरीनो भी कहा जाता है, मरीनो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये मोस्टली पाई जाती है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अदर शिप ब्रीड्स भी राजस्थान की जिसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, मगरा, नाली, जैसलमेरी एंड पुकल शिप। वो कहाँ पे पाई जाती है वो मेंशन है। जैसे कि मगरा अगर आप देखो तो वो बीकानेरी, उन्हें बीकानेरी चोकला और चक्री भी कहा जाता है। ये बीकानेर, नागौर, जैसलमेर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नाली की अगर मैं बात करूँ तो वो गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जैसलमेरी की अगर मैं बात करूँ तो वो जैसलमेर में पाई जाती है एंड वो डिस्ट्रीब्यूटर है बाड़मेर एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में भी। एंड पुगल शिप जो है वो बीकानेर में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट वन इज एट विच प्लेस डिड शोभालाल गुप्ता एस्टैब्लिश एन आश्रम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हरिजन्स एंड भिल्स। सो यहाँ पे बोला गया है कि शोभालाल गुप्ता जो है इन्होंने आश्रम जो है वो एस्टैब्लिश किया हरिजन्स एंड भिल्स के लिए। तो वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे उन्होंने आश्रम एस्टैब्लिश किया, दैट इज सांगवाड़ा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। शोभालाल गुप्ता जो है इन्होंने हरिजन्स एंड भिल्स के लिए सांगवाड़ा में जो है आश्रम जो है वो एस्टैब्लिश किए। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स जो है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जोधपुर, बाड़मेर। ओके, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड एज अ लॉन्ग एलोंगेटेड रीज ओरिएंटेड एट अ राइट एंगल टू द विंड डायरेक्शन नोन एज द ट्रांसफर सैंड ड्यून्स। अब ट्रांसफर सैंड ड्यून्स कैसे तैयार होती है? जिस डायरेक्शन में विंड आ रही है उसी डायरेक्शन में सैंड एक अपना राइट एंगल फॉर्म करती है, लॉन्गेटेड। ओके, तो वो होती है ट्रांसफर सैंड ड्यून्स, जो कि पाई जाती है जोधपुर, बाड़मेर में। ओके, फालोडी जोधपुर एंड शेरगढ़ तहसील ऑफ जोधपुर में पाई जाती है। ओके, and also in the western part of the जैसलमेर and बाड़मेर। ओके, सो फालोडी जोधपुर एंड शेरगढ़ तहसील ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफर सैंड ड्यून्स जो है वो पाई जाती है। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स जो कि राजस्थान में हमें देखने मिलती है एंड ये डिफरेंट टाइप्स की सैंड ड्यून्स होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ट्रांसफर सैंड ड्यून्स के ऊपर पूछा गया था। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला जो टाइप है विच इज़ बरखान, और जिसे बर्चिन सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। ओके, सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड इन वन डायरेक्शन। जब हवा एक डायरेक्शन में जो जाती है उस दौरान ये जो सैंड ड्यून्स है ये पाई जाती है। अब उसका शेप देख सकते हो, साइड में मैंने मेंशन किया हुआ है। बरखान्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ द विंड इन वन डायरेक्शन। थार डेजर्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स ऑल्सो नोन एज बर्चन्स। सो थार डेजर्ट जो है राजस्थान का वो फेमस है क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स के लिए, जिसे बर्चन्स भी कहा जाता है। ओके, सो जब विंड एक ही डायरेक्शन में जो है वेव होती रहती है उस दौरान ये प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। देन नेक्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स फॉर्म व्हेन द सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोला गया यहाँ पे? सैंड का अगर सप्लाई, मतलब कि सैंड अगर बहुत कम होगी और विंड का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तब ये लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स जो है वो फॉर्म्ड होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, दे अपेयर एज अ लॉन्ग रीज ऑफ द कंसिडरेबल लेंथ बट आर लो इन हाइट। इनकी हाइट काफ़ी लो होती है। लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स आर ऑल्सो नोन एज लीनियर ड्यून्स इज लॉन्ग नैरो रीज ऑफ द सैंड दैट फॉर्म पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। ओके, सो विंड का जो डायरेक्शन है उसी फॉर्म में ये फॉर्म्ड होती है, क्योंकि सैंड का जो सप्लाई होता है वो कम होता है, उस वजह से वो जो है बहुत ही पतली पतली जो है वो फॉर्म्ड अप होती है। ओके, इसलिए इसे लीनियर सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। देखिए, नेक्स्ट इज सेफ सैंड ड्यून्स एंड लास्ट वन इज स्टार टाइप सैंड ड्यून्स। तो आप यहाँ पे स्टार टाइप बोले तो वो स्टार के जैसा शेप फॉर्म करती है। ओके, The star dunes have 3 or more arms formed from a multiple wind direction। जब भी अलग अलग दिशाओं से हवा आती है उसके वजह से स्टार टाइप सैंड ड्यून्स जो है वो फॉर्म्ड होती है। Okay, so next is parabolic sand dunes. Parabolic dunes form when little vegetation begins to grow on the ends of the sand dunes. These dunes are also known as U-shaped, blowout or hairpin dunes and can be seen in the coastal desert. So ये जो sand dunes होती है coastal desert पे जो है ये पाई जाती है। एंड ये पैराबोलिक ड्यून्स जो है वो कब फॉर्म होती है? जब सैंड ड्यून्स के एंड के ऊपर लिटिल वेजिटेशन जो है वो ग्रो होता है, मतलब कि छोटे छोटे वनस्पति जब ग्रो होने लगते हैं उस टाइम पे ये फॉर्म्ड अप होती है। ओके, एंड सेफ सैंड ड्यून्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लॉन्ग नैरो सैंड ड्यून्स होती है, जनरली ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रीवेलिंग विंड और इन द डायरेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम 2 or more winds blowing at a acute angle to each other. Most safe dunes occur in the open desert and rest on the coarse sand jet and safe is a parabolic sand dunes. So यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये एक प्रकार की लॉन्ग नैरो सैंड ड्यून्स होती है जो कि विंड से पैरेलली फॉर्म्ड अप होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स पढ़ा है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन जो बरखान, जिसे बर्चिन सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसफर सैंड ड्यून्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों तो आपको ध्यान में रखनी है, रिमेनिंग वन भी आपको अच्छी तरीके से रीड करके रखना है। इस स्लाइड में सारी सैंड ड्यून्स मेंशन है। देखिए,
आप लोग यहाँ पे इमेज के फॉर्म से जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हो। ये जो आपको दिया गया एरो, ये क्या है, विंड का डायरेक्शन दिया हुआ है एंड डायरेक्शन ऑफ विंड से वो किस तरीके से तैयार हो रही है ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी इज कंडोरा ऑर्नामेंट 1। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन से फीमेल बॉडी के पार्ट के ऊपर कंडोरा जो है वो पहना जाता है और फीमेल जो है वो पहनती है। सो कंडोरा जो होता है वो वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, कंडोरा को करधनी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। करधनी कंडोरा जो होता है वो पहना जाता है वेस्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑर्नामेंट्स जो है वो राजस्थान में अलग अलग पहने जाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स डिफरेंट पोजीशन जो बॉडी के पार्ट होता है उसके ऊपर पहने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ई बुक में आपको इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे खैर आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ई बुक जब आप इसका रिवाइज करोगे तब डेफिनेटली आपको इमेज जो मैं कंप्लीट फुल फ्लेज दे दूँगी, सो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है हेड के ऊपर कौन सी ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, स्पेशली हैंड्स पे, कमर पे, लेग्स पे, तो ये सारे ऑर्नामेंट्स आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। और आप डिटेल में, अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो आर्ट एंड कल्चर के बारे में, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, तो मैंने एक ज्योग्राफी का आर्ट एंड कल्चर का ई बुक ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें सारा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर जो है वो मेंशन्ड है। सो इस बुक से आप आर्ट एंड कल्चर की अच्छी खासी रिविजन कर सकते हो। एंड आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक ज्योग्राफी का भी राजस्थान का ई बुक बनाया हुआ है। अगर आप स्पेशली ज्योग्राफी का रिवाइज करना चाहते हो तो ज्योग्राफी के ई बुक से आप ज्योग्राफी का भी कंप्लीट राजस्थान जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस इंक्लूड होते हैं आर्ट एंड कल्चर के एंड ज्योग्राफी के, ये 2 ई बुक्स में मेंशन्ड है। सो ये ई बुक से आप रिवाइज कर सकते हो। ये दोनों ई बुक्स आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन में मेंशन कर दूंगी मैं ई बुक के सेक्शन में, सो दैट आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड ऑफ द रूलर ऑफ कोटा इज सपोज टू बी द एक्सीलेंट पीरियड फॉर द कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कोटा के किस शासन काल के दौरान कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग का उत्कृष्ट काल जो है वो माना गया। दैट इज महाराव उम्मेद सिंह 1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो महाराव उम्मेद सिंह 1 जो थे वॉज द पैट्रन ऑफ द कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड कोटा पेंटिंग आर नोन फॉर द रिनाउंड पोर्ट्रियल ऑफ बैटल्स, हंटिंग एक्सपेडिशन, मैरिजेस एंड अदर मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूलर जो थे वो महाराव उम्मेद सिंह 1 थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटा पेंटिंग्स में मोस्टली बैटल्स को शो किया जाता है, हंटिंग एक्सपेडिशन, मैरिजेस एंड पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर अप किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स है वो बताई गई है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज आनंद केंतेश कुमार स्वामी वॉज अ स्कॉलर हु डिस्कवर द राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट। तो राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डिस्कवर करने वाले थे आनंदा केंतेश कुमार स्वामी। ठीक है, बाद में उस राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट को राजस्थानी स्कूल जो है वो कहा गया। सो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1857 एडी में, इनिशियली विद द नेम ऑफ मद्रासा ए हुनरी। इस नाम से उसे इनिशियली जो है एस्टैब्लिश किया गया बाय महाराजा सवाई राम सिंह II द्वारा। ओके, एंड आफ्टर दैट इन 1886 इट वाज रीनेम्ड एज महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आफ्टर दैट उसका जो नाम है वो रीनेम कर दिया गया एंड उसे कहा गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड देयर आफ्टर इट गॉट फेमस एज अ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट एंड उसके बाद वो फेमस हुआ एज अ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने राजपूताना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो मेंशन किया है, उसमें कवर अप होता है मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाडोटी स्कूल एंड डूंडर स्कूल। ओके, जो कि कहाँ पे फेमस है वो भी मेंशन है। ओके, एंड नेक्स्ट जो टेबल है उसमें पोर्ट्रेट स्टाइल एंड उसके रूलर बताए गए हैं। ओके, जैसे किशनगढ़, बीकानेर, बूंदी, कोटा में अभी मैंने आपको बताया उम्मेद सिंह, देन अलवर में विजय सिंह, चावड़ एंड मेवाड़। सो ये डिफरेंट पोर्ट्रेट स्टाइल के साथ उनके रूलर जो है वो बताया गया है। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इन विच बैटल डिड बाबर आर्मी डिफीटेड महाराणा संगा। कौन से बैटल में बाबर आर्मी ने महाराणा संगा को डिफीट किया? दैट इज बैटल ऑफ खानवा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन द मुगल फोर्सेस अंडर द बाबर एंड राजपूत अलायंस अंडर द राणा संगा ऑफ मेवाड़। एंड ये जो बैटल हुआ था ये 16 मार्च 1527 में हुआ था। ओके, उस दौरान बाबर आर्मी ने महाराणा संगा को डिफीट किया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड इट इज़ ऑल अबाउट बैटल्स जो है राजस्थान में हुए उसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बैटल ऑफ राजस्थान जो कि 738 में हुआ था।
बापल रावल ने डिफीट किया है आर्मीज ऑफ उम्मेद कैलिफेट को। ओके, नेक्स्ट इज बैटल ऑफ कयाद्रा जो कि हुआ 1178 में, जहाँ पे भीमदेव टू ने डिफीट किया मोहम्मद ऑफ घोरी को। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो मैंने 3 to 4 स्लाइड में सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स को मेंशन किया है। आप ये सारे बैटल्स सबसे पहले तो आपको उनका किस ईयर में वो हुए वो आपको ध्यान में रखना है, उसी के साथ किसके साथ वो हुआ एंड किसने किसको डिफीट किया है ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। जिस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछा गया था उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमदेव टू डिफीटेड मोहम्मद ऑफ घोरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बैटल में भीमदेव टू ने मोहम्मद ऑफ घोरी को हराया था। दैट इज बैटल ऑफ कयादारा। ओके, जो कि हुआ था 1178 में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पे भी अगेन है बैटल ऑफ सिवाना, बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ नागौर, बैटल ऑफ खाटोली, देन बैटल ऑफ ढोलपुर, गैंगरॉन, खानवा जो होगी अभी हम लोगों ने देखा। देन ये आप सारे बैटल्स जो है जैसे कि मैंने आपको कहा आपको ये ध्यान में रखना है उनका जिस ईयर में वो हुआ एंड किसके साथ हुआ। देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये काफ़ी बार पूछा गया है, आप सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1576 में हुआ था। मानसिंह डिफीटेड महाराणा प्रताप। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में अगर अब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ गेंगवाना, देन बैटल ऑफ भरतपुर, बैटल ऑफ टूंगा जिसे बैटल ऑफ लालसोट भी कहा जाता है, बैटल ऑफ मेरटा, बैटल ऑफ मालपुरा, बैटल ऑफ भटनेर, अगेन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जिसे बाद में भटनेर को हनुमानगढ़ कहा जाता है। ठीक है, सो बैटल ऑफ भटनेर हुआ था 1805 में। भाटी पीपल एंड द फोर्स ऑफ द किंग ऑफ बीकानेर सूरत सिंह, द बैटल वॉज वन बाय द सूरत सिंह हु रीनेम्ड द एरिया फ्रॉम भटनेर टू हनुमानगढ़। जब वो जीत गए थे सूरत सिंह, बाद में उन्होंने भटनेर का नाम चेंज करके हनुमानगढ़ कर दिया गया था। ओके, सो यहाँ पे मैं 4 स्लाइड आपको मेंशन किया, 4 स्लाइड में डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स है राजस्थान के, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ई बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्टिलाइजर मिनरल ऑफ राजस्थान, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर मिनरल है राजस्थान का, ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज ऑल ऑफ दी अबाउट जिप्सम, रॉक फॉस्फेट एंड पाइराइट। ऑल ऑफ दी अबाउट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का दीज आर ऑल फर्टिलाइजर मिनरल्स फाउंड इन राजस्थान। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान इज द रिचेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड वेराइटी ऑफ मिनरल्स इन द कंट्री। मैंने आप सभी को बताया कि मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसलिए इसे मिनरल्स म्यूजियम भी कहा जाता है। ओके, द स्टेट इज प्लेस्ड विद द 81 वेराइटीज ऑफ मिनरल ऑफ विच 57 आर बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। द स्टेट हैज वर्चुअली मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स लाइक लीड, जिंक, सिल्वर, जिप्सम, सोपस्टोन, बॉल क्ले, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, फेल्डस्पार, काउलिन, कॉपर, जस्पर एंड वेलेंस्टोनाइट। ओके, सो ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी मोनोपोली है राजस्थान में, मतलब कि वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, इंडिया में अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो रिनाउंड फॉर इट्स डिपॉजिट ऑफ मार्बल, सैंडस्टोन एंड सम यूनिक डेकोरेटिव स्टोन्स। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो मिनरल जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आउट ऑफ दी 81 वेराइटीज़ ऑफ मिनरल 57 जो है वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किए जाते हैं एंड राजस्थान को मिनरल्स म्यूजियम भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन से फर्टिलाइजर मिनरल है, तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट एंड पाइराइट तीनों भी जो है वो फर्टिलाइजर मिनरल है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो मिनरल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टेट है राजस्थान वो पोटाश 94% अराउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, लीड एंड जिंक 89% करता है, वेलेंस्टोनाइट 88% करता है, सिल्वर और 88% करता है, जिप्सम 82% करता है एंड सो ऑन। आप देख सकते हो सारे मिनरल्स हैं उनके परसेंटेज के साथ। ओके, सो यहाँ पे बोला गया द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 12% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द मिनरल प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड ऑक्यूपाइड द सेकंड पोजीशन अमंग द स्टेट्स इन द 14-15। अगर 14-15 की बात की जाए उस दौरान जो एक एस्टिमेट निकाला गया था उस दौरान ये पता चला कि स्टेट जो है वो 12% टोटल मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है हमारे कंट्री में। ओके, जो कि सेकेंड पाया गया। ओके, एंड इट वाज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ लीड, जिंक और कॉन्सेंट्रेट एंड सेलेनाइट एंड वेलेंस्टोनाइट का वो सोल प्रोड्यूसर है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा मोनोपोली, वो इकलौता प्रोड्यूसर है, ऐसा उसे कह सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर इन द कंट्री वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग द 14-15। राजस्थान वाज सोल प्रोड्यूसर ऑफ गार्नेट, जेम, टील 4-5। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिल्वर का कंट्री में सोल प्रोड्यूसर मतलब कि सिर्फ
ऐसा 14-15 की जो रिपोर्ट थी उस दौरान पता चला कि सिल्वर का एंटायर प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान ही करता है। ये 14-15 की बात है। और 2004-5 की अगर बात करें तब तक गार्नेट जो जेम था ये भी सोल प्रोड्यूसर था। राजस्थान जो है वो गार्नेट और जेम को बनाने वाला इकलौता राज्य था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट मिनरल्स। पायराइट की अगर बात करें इसे फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि ज्वेलरी बनाने के लिए जो है वो काम में आता है। ये सीकर राजस्थान में जो है पाया जाता है, विच इज डिस्कवर इन सलादीपुरा सीकर राजस्थान में पायराइट जो है वो पाया जाता है। देन रॉक फॉस्फेट की अगर बात करें तो उसे फॉस्फोराइट भी कहा जाता है। जामर कोटरा माइंस जो है वो सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है फॉस्फेट का, ओके, विच इज सिचुएटेड इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कॉपर माइंस दी हुई है, जिप्सम माइंस दिया हुआ है। देन उसके बाद कौन से ऐसे मिनरल है जो कि सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं उसका कुछ लिस्ट दिया हुआ है। स्टोन मिनरल्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे राजस्थान का जो व्हाइट मार्बल जो कि मकराना में पाया जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये जो मकराना मार्बल है इसी से जो आगरा फोर्ट है, ताजमहल जो है, विक्टोरिया पैलेस जो है वो बिल्डअप किया गया है, ओके। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मकराना नागौर में जो है व्हाइट मार्बल जो है वो पाया जाता है। सो आप यहाँ पे सारे मिनरल्स जो है उनके माइंस के साथ वो कहाँ पे पाए जाते हैं ये मैंने मेंशन किया है। तो ये दोनों साइड आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मिनरल्स के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किए, तो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ राजस्थानी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 इज। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाउ। bring transparency, providing grievance redressal mechanism and right to receive the service, okay। so ये जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ये नवंबर 14, 2011 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका बर्थ एनिवर्सरी था उस दिन इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इसे राजस्थानी गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य ये कि पब्लिक सर्विसेज को जो है वो टाइमली प्रोवाइड किया जाए, ओके। सो जो भी पब्लिक सर्विसेज है वो टाइमली प्रोवाइड किए जाए उसके लिए इस एक्ट को लाया गया है, ठीक है। द एक्ट पर्पस इज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एस्टैब्लिश अकाउंटेबिलिटी फॉर द ऑफिशियल्स, प्रोवाइड द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड गिव सिटीजंस द राइट टू रिसीव द सर्विसेज, ओके। सो इस एक्ट के तहत इनिशियली जो 108 सर्विसेज को कवर अप किया गया है, जिसमें 15 मेजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कवर अप होते हैं। एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटली 153 सर्विसेज को कवर अप किया जा रहा है, जिसमें 18 डिपार्टमेंट्स को कवर किया जाता है, जिसमें से 11 जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ओके। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि इस एक्ट के तहत कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो कौन सी सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड है, तो पुलिस, फाइनेंस, एनर्जी, मेडिकल, ट्रैफिक, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, फूड, हाउसिंग, वाटर रिसोर्सेज एंड सोशल जस्टिस, ये सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड है। तो पब्लिक जो है उनको ये सारी सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस एक्ट के थ्रू जो है वो अपना प्रॉब्लम रेज कर सकती है। तो वो टाइमली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए, एंड अगर वो टाइमली रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी दी जाएंगी। ये भी इम्पोज करने वाला राजस्थानी फर्स्ट स्टेट बना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ प्रोविजन ऑफ द पेनाल्टी इम्पोज फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड द सर्विस और फॉर द डिले। अगर जो टाइम बताया गया उससे ज़्यादा टाइम लगता है या फिर उस सर्विस का कुछ भी डिलीवरी प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी इम्पोज किया जाएगा। एंड राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने ये प्रोविजन लाया था एंड ये इम्प्लीमेंट किया था, ओके। इसी के साथ साथ नेक्स्ट साइड में आप देख सकते हो ये जो राजस्थान का गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट है 2011 का, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लगाए गए। जो हाईलाइटेड वन है वो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द सर्विसेज शैल बी मेड अवेलेबल विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम एंड इन केस ऑफ डिले और नॉट गेटिंग द सर्विस द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विल क्लियरली मेंशन द रीजंस, द टाइमिंग फॉर द अपील एंड अपील ऑफिसर टू। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो भी सर्विसेज अवेलेबल करवा की दी जा रही है वो एक टाइम में होनी चाहिए, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए कुछ यहाँ पे रीजंस बताया गया है कि जो एक टाइमिंग कैलकुलेट होगा उसमें पब्लिक हॉलीडेज को मेंशन नहीं किया जाएगा। व्हेन कैलकुलेटिंग द डेडलाइन पब्लिक हॉलीडेज विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट इज नो फी विल बी पेएबल विद द फर्स्ट अपील, सेकंड अपील एंड रिविजन रिक्वायरमेंट। सो पहली अपील, दूसरी अपील और रिविजन रिक्वायरमेंट के दौरान कोई फीस जो है वो पे करनी नहीं रहेगी। एंड जो पेनाल्टी वो अप्लाई होगी वो पेनाल्टी के लिए भी पॉइंट दिया गया है कि पेनाल्टी कितनी लगाई जाएगी अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई और डिले किया गया तो
तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है व्हेन द सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी हैज़ द ओपिनियन दैट इफ द डिप्यूटी ऑफिशियल हैज़ फेल्ड ड्यू टू द एडिक्वेट रीजन टू प्रोवाइड द डिजायर सर्विस ही वुड बी एबल टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ मोर देन 500 रुपीज़ एंड लेस देन 5000 रुपीज़। ओके, सो 500 रुपये से ज़्यादा पेनल्टी लगेंगी एंड 5000 रुपये से कम। ओके, और ही कैन इम्पोज अ पेनल्टी अ रेट ऑफ 250 रुपीज़ पर डे हुज मैक्सिमम लिमिट इज़ 5000। और ऐसा बताया गया है कि 250 रुपये हर दिन का, मतलब कि जितने दिन से वो डिले होता है उस दिन से 250 रुपये हर दिन का जो है चार्ज किया जाएगा, बट उसका मैक्सिमम रुपीज़ 5000 ही है। ओके, सो ये दो तरीके से पेनाल्टीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो यहाँ पे कुछ प्रोविजन है, ये पूरा आप लोग रीड कर लीजिएगा। हमारा सेशन लेंथी हो रहा है इसलिए मैं आपको कंप्लीट रीड नहीं किया है, मैंने हाईलाइटेड जो पॉइंट्स है वो स्पेशली आपको ध्यान में रखने रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेयर ऑफ नर्मदा रिवर गिवन टू राजस्थान। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नर्मदा रिवर का शेयर राजस्थान के लिए कितना है। ठीक है, कितना हिस्सा राजस्थान ने नर्मदा रिवर का प्राप्त किया है, विच इज़ 0.50 MAF। MAF क्या होता है? मिलियन एकड़ फीट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान ने 0.50 मिलियन एकड़ फीट जो है वो टोटल आउट ऑफ द टोटल 28 मिलियन एकड़ फीट से जो है वो एक्वायर किया है। सो नर्मदा रिवर का जो भी पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। सो मध्य प्रदेश में है 18.25 MAF, ठीक है, विच इज़ 65.18% ऑफ द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर। गुजरात में है 9 MAF, विच इज़ 32.14% ऑफ टोटल यूटिलाइजेबल वाटर। राजस्थान में 0.50 MAF ऑफ द वाटर, विच इज़ 1.79% ऑफ द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर। एंड महाराष्ट्र रिसीव्स 0.25 MAF ऑफ द वाटर, विच इज़ 0.89% ऑफ द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर। ओके, सो यहाँ पे जो भी नर्मदा रिवर का शेयर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आपको राजस्थान का पूछा गया तो आंसर हो जाएगा 0.50 MAF। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट ऑल्सो नोन एज मारवाड़ की भागीरथी, विच इज शेयर बाय द राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। जैसे कि मैंने आपको बताया नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट जो है उसे मारवाड़ की भागीरथी भी कहा जाता है, जो कि शेयर करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, द प्रोजेक्ट यूजेज द सरदार सरोवर डैम एंड अ स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट है ये सरदार सरोवर डैम को यूज़ करता है एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को भी यूज़ करता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान को वाटर जो है वो प्रोवाइड करता है। नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट जो है वो 532 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 458 किलोमीटर गुजरात का है एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है 74 किलोमीटर जो है वो राजस्थान से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये आपको उसका राजस्थान का लेंथ भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। एंड द कैनाल इज द लार्जेस्ट लाइन इरिगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड एंड इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कैनाल इन द इंडिया आफ्टर द इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल के बाद सबसे सेकेंड लॉन्गेस्ट पे आती है इंडिया में कौन सी? नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट। ठीक है, और लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट लाइन इरिगेशन कैनल जो है वो नर्मदा कैनल प्रोजेक्ट ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इन विच पिसन मूवमेंट वेयर द टू फार्मर्स रूपाजी एंड कृपाजी धाकड़ मार्टियर्ड। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से पीसेंट मूवमेंट के दौरान जो है रूपाजी, कृपाजी इन दो फार्मर्स की मृत्यु हुई, ये दोनों शहीद हुए। तो आंसर हो जाएगा बेगू। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेगू फार्मर मूवमेंट के दौरान जो है राजस्थान के दो फार्मर्स जो है कृपाजी एंड रूपाजी ये दोनों शहीद हुए। ओके, द बेगू फार्मर मूवमेंट वाज वन ऑफ द फार्मर मूवमेंट ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। बेगू इज अ विलेज इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। इट वाज अ मूवमेंट ऑफ पेसेंट अगेंस्ट द हाई टैक्सेस बाय द मेवाड़ गवर्नमेंट। सो मेवाड़ गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस जो है वो लगाए थे। ठीक है, सो उसी के ऊपर जो है सारे फार्मर गैदर्ड हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ओके, सो उस दौरान रूपाजी एंड कृपाजी का जो है वो दोनों शहीद हुए थे। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ये जो बेगू पीसन मूवमेंट है इसको लीड किया था राम नारायण चौधरी द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। एंड आफ्टर दैट उन्होंने इसे हैंड ओवर किया था विजय सिंह पाठक को। ओके, बढ़ते आगे। एंड ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट 1921 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल भगत मूवमेंट इज कॉल्ड। सो इस बुक के ऑथर है VK विशिष्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। भगत आंदोलन इस बुक के ऑथर है VK विशिष्ट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गोविंद गुरु ने स्टार्ट किया था भगत मूवमेंट को राजस्थान में एंड इसे डेवलप किया गया था फॉर द भील कम्युनिटी। ठीक है,
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी के विशिष्ट। यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस जो है वो कवर अप होते हैं। आई होप आप सभी को आज का सेशन जो है वो कम्प्लीटली समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चंस थे ये प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी के साथ काफ़ी सारा एडिशनल डेटा भी शेयर किया, तो आपको वो ई बुक के फॉर्म में ज़रूर रिवाइज करना है। ई बुक आपको कैपेट्यूट के प्ले स्टोर पर जो है वो अवेलेबल हो चुका है। आप उस ई बुक को गो थ्रू कर सकते हो और अपना कंप्लीट रिवीजन जो है कर सकते हो। अपकमिंग सेशन आप आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए कौन सा चाहते हो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अकॉर्डिंग में आप सभी को सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। सो लास्टली एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप नॉन टेक्निकल प्रिपेयर कर रहे हो उस तरीके से आप टेक्निकल भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो टेक्निकल के लिए एक कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है RSM SSB JEE के लिए, जिसमें कंप्लीट थियोरी एंड MCQs को कवर अप किया गया है। सो ये जो कोर्स है ये आपके एग्जामिनेशन में आपका टेक्निकल प्रिपेयर करवा के देगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्पेशल टेबल्स एंड चार्ट्स के साथ मेंशन किया गया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना रहेगा एंड इस कोर्स को ज्वाइन करना रहेगा। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। अपकमिंग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं, तो आपको बेल बटन को प्रेस करना है, नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है फॉर द अपकमिंग न्यूज सेशंस। सो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।